Hello, everyone. Welcome back to Where We Are. Today, we are diving into a topic that's gaining attention but is still misunderstood osteopathy. Let's welcome Mrs. Renu. Thank you, thank you. Thank you for having me here. Yeah. तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से Yeah. ये ऑस्टियोपैथी एग्जैक्टली क्या होता है ओके, ऑस्टियोपैथी, चलो मैं इसको ऐसे स्टार्ट करती हूँ आपके लिए कि जनरली हमने देखा है ना कि कभी आपको हेडेक हुआ है, बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, कभी डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं, स्लीप नहीं आती अच्छे से। तो अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि ये सारे सब सिम्टम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं, देन दैट्स वेयर द ऑस्टियोपैथी कम्स। मतलब कि लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम्स हैं या यही हमारी डिजीजेस हैं, ऐसा नहीं है। इनके रूट कॉज अलग होते हैं। तो ऑस्टियोपैथी क्या है? एक हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट है। इसमें हम लोग हाथों के द्वारा ही पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, कोई हम मशीन्स यूज़ नहीं करते, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करते। तो डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट एवरीथिंग इज़ डन फ्रॉम हैंड्स। एंड इसमें होता क्या है? इट हेल्प्स बॉडी टू फंक्शन बेटर थ्रू उसका बॉडी का हीलिंग कैपेसिटी बढ़ा के, उसके सर्कुलेशंस को प्रॉपर एक चैनल करके, तो बॉडी का जो है फंक्शन हम लोग इम्प्रूव करते हैं। एंड अल्टीमेटली वो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको इन्फ्लुएंस करता है और ठीक करता ओके ओके है। या आपको ऑस्टियोपैथ बनने के लिए क्या इंस्पायर किया था ऑस्टियोपैथ बनने के लिए ओके सी मैं ऑलरेडी फिजियोथेरेपिस्ट, मेरा बैचलर्स है, मैं फिजियोथेरेपी में वर्क कर रही थी अराउंड 10+ ईयर्स, अभी हुआ फिजियोथेरेपी में हो गया था। बट कई बार क्या होता है ना, पेशेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ नेक पेन के लिए आ रहे हैं, अभी वो ट्रीटमेंट लिया फॉर अ टाइम बिंग, दे आर गुड, बट फिर वो वापस 6 महीने बाद, साल भर बाद विद द सेम प्रॉब्लम दे आर कमिंग बैक। ओके एंड नहीं वहाँ पे कुछ मतलब मुझे नहीं पता चल रहा था कि यार व्हाट्स हैपनिंग। फिर तभी ऑस्टियोपैथी एक्सप्लोर किया, थोड़ा उसके बारे में जाना। तो सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये बॉडी को एक डिफरेंट पार्ट्स में नहीं देखता है। ऑस्टियोपैथी जो एक कनेक्टेड सिस्टम की तरह देखता है। हमारी जो बॉडी है सर से लेके पाँव तक कनेक्टेड है, ईच एंड एवरी पार्ट इज कनेक्टेड। तो वहाँ पे फिर जब उस चीज़ को एक्सप्लोर किया, वहाँ जब पढ़ाई करी, देन वी गॉट टू नो अच्छा ओके दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम। जहाँ पे हम ट्रीट कर रहे थे वो प्रॉब्लम वहाँ की थी ही नहीं, वो नेक पेन हमें पेट की वजह से हो रहा था, इसीलिए वो टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा था। लेकिन उसको प्रॉपर जो कहते हैं एकदम रूट कॉज या फिर वो ख़त्म हो जाए, वो चीज़ हम लोग नहीं देख पा रहे थे। सो ऑस्टियोपैथी ने वो हमारे जो चैनल्स है ओपन करे, वो जो स्कोप है बॉडी को और अच्छे से जानने का, वो ओपन किया। ओके ओके या तो यहाँ पे बहुत सारे मिथ्स है ऑस्टियोपैथी को लेके तो पेशेंट्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है पेशेंट्स को ऐसा लगता है, सबसे ज़्यादा आता है कि ऑस्टियोपैथी सिर्फ पेन के लिए है। ओके तो इट इज़ नॉट ओनली फॉर पेन। आपको कोई डाइजेशन इश्यूज़ हैं वो भी हम एड्रेस करते हैं, आपको स्लीप इश्यूज़ हैं वो भी हम एड्रेस करते हैं, कोई स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी हम एड्रेस करते हैं। मतलब बेसिकली बॉडी को एक ऑप्टिमल फंक्शन कैसे करना चाहिए, नॉर्मल कैसे ही उसको सारी चीज़ वर्क करनी चाहिए, उस पे ऑस्टियोपैथी वर्क करता है। यस साउंड्स अमेजिंग यस इट इज़। मतलब हम इतना डीपली सोचते नहीं, बहुत हमारे डेली वेज में हमको ना बहुत चीज़ें हम पता रहती हैं, बट वी डोंट टेक अपना फोकस नहीं होता उधर, या वी आर नॉट दैट अवेयर ऑफ आवर बॉडी। बस उतना ही एक डिफरेंस है। अदरवाइज मेनी थिंग्स या मेनी डिजीजेस कैन बी सॉर्टेड आउट द वे बिफोर, कि वो हमें बाद में पता चलती है। ऐसे लोग अक्सर ऑस्टियोपैथी को फिजियोथेरेपी कायरोप्रैक्टिक केयर मसाज थेरेपी और एक्यूप्रेशर से कंफ्यूज करते हैं तो इन सब में डिफरेंस क्या है आप ऐसे छोटे छोटे में एक्सप्लेन कर सकते हैं ओके, श्योर श्योर। देखो पहली बात कि ये सारे अच्छे हैं, थेरेपीज अच्छी हैं, अच्छा मतलब सब पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए ही काम करती है। बट द थिंग इज कि आप जैसे मान लो वॉल पे क्रैक हो गया, तो क्या करते हैं, कुछ लोग उसको पेंट कराएंगे, कुछ लोग उसमें पुट्टी डालेंगे, है ना। बट वो क्रैक आया कहाँ से, व्हाई दैट क्रैक केम, वो जो क्वेश्चन मार्क है ना, दैट इज लाइक वो कम लोग वहाँ पे सोचते हैं, या वहाँ तक वो कम लोग पहुँच पाते हैं। सो यस, विद द फाउंडेशन थिंग,
वहाँ पे ऑस्टियोपैथी वर्क करती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट फिजियोथेरेपी, देखो अपना रोल है फिजियोथेरेपी का, इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग कि वो मूवमेंट के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू बॉडी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन में बहुत अच्छा वर्क होता है। कायरोप्रैक्टिक्स जो रहती है उसमें बोन के स्पाइन है, जॉइंट्स है, उसको अलाइन करके वो लोग वर्क करते हैं। the massages are like basically on the muscles, जो रिलैक्स करके एक सर्कुलेशन बढ़ाती है। एक्यूप्रेशर जो है बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करके जो भी सिम्टम्स उनको रिलीफ करने का कोशिश करते हैं। ओके बट ऑस्टियोपैथी जो है वो फुल एक बॉडी को वन यूनिट की तरह देखकर एंड उस रूट कॉज पे कि वो पेन तो हो रहा है या वो प्रॉब्लम तो है, बट वाई वो हो ही क्यों रही है, वो क्वेश्चन को वो कोशिश करती है ढूंढने की। ओके बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया आपने। ओके अगर किसी ने कोई भी ट्रीटमेंट पहले नहीं लिया है हाँ बट उन्हें कोई प्रॉब्लम है हाँ तो वो कैसे फिगर आउट करे कि उनको कौन सी ट्रीटमेंट के लिए जाना है? ओके देखो, अगर कोई एक्यूट कंडीशंस हैं, मान लो कोई इंजरी हो गई है, ओपन वुंड है, या फिर फ्रैक्चर हो गया है, या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो डेफिनेटली हमें मेडिसिन डॉक्टर की ज़रूरत है, तो हम पहले वहाँ जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम बार बार हो रही है, कोई पेन है जो जा ही नहीं रहा है, या आपकी नींद डिस्टर्ब है, या आपके कोई डाइजेस्टिव इश्यूज है जो आपने मेडिसिन भी ले लिया, आपने हर तरह के इलाज ले लिए, बट नो आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तब आप ऑस्टियोपैथी को चूज कर सकते हैं। बिकॉज यस, आंसर शुड बी समवेयर एल्स। बॉडी कम्युनिकेट कर रही है, प्रॉब्लम्स शो कर रही है, लेकिन उसका हमें रूट कॉज नहीं पता चल रहा है। सो यस, वहाँ पे आप ऑस्टियोपैथी को देख सकते हो। जॉ का प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, सोचते दांत में दिक्कत है या कुछ है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार वो जॉइंट में भी प्रॉब्लम होता है, और कई बार ऐसा होता है प्रॉब्लम जॉइंट में होता है लेकिन पेशेंट को होता है हिप पेन। ही हैज़ नो सिम्टम ओवर द जॉइंट कि कुछ है ही नहीं मेरा, तो मैं तो अच्छे से खाना खा रहा हूँ, मुझे कोई पेन ही नहीं है फेस पे, तो मैं तो एकदम ठीक हूँ, बट मुझे बहुत यहाँ दर्द होता है। तो जब हम उसको देखते हैं, एसेस करते हैं, देन इट कम्स कि नहीं, प्रॉब्लम तो जॉ से आ रहा था, सिम्टम वहाँ शो हो रहा था। सो दिस इज हाउ ऑस्टियोपैथी वर्क्स। एंड यस, इस ऐसी चीज़ों के लिए आप ऑस्टियोपैथी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एक बहुत अच्छा थेरेपी है, और ये इंडिया में अभी इसको 10-11 ईयर्स ही हुए हैं, पीपल आर नॉट नोन मच, और बट ये 200 साल पुरानी थेरेपी है। ओके या मतलब ये जॉ एंड हिप का कॉम्बिनेशन तो एकदम ही आउट ऑफ वर्ल्ड है। यस यस, नो मतलब हम जनरली नहीं सोच पाते कि हाँ इतना भी वही कनेक्शन होता है क्या, ऐसा है। राइट। सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशंस कौन सी होती है जिसको लेके पेशेंट्स आपके पास आते हैं? ओके, कॉमन कंडीशंस, देखो आपकी जो मस्कुलर स्केलेटल कंडीशंस है वो तो सारे ही हैं, ज़्यादातर पेन को लेके ही आते हैं कि नेक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, हैंड पेन हो रहा है। कुछ हैं जो स्लीप अच्छे से नहीं हो रही है, बहुत थका हुआ, सोता तो हूँ मैं लेकिन मुझे फिर भी सुबह उठ के फ्रेश फील नहीं होता, या मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, ब्रेन फॉग हो गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, काइंड ऑफ क्वेश्चन जब अराइज होते हैं ना, तो मोस्टली ये केसेस भी आते हैं। किसी को होता है कि मैं कॉन्स्टिपेशन हो गया है, मुझे गैस एसिडिटी बहुत होती है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। कई बार होता है कि हेडेक्स, माइग्रेन, बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स हैं विद द माइग्रेन। पेशेंट हैज़ लाइक कि उनको फर्स्ट 2 सेशंस में या फर्स्ट सेशन में दे आर लाइक कि यार ये तो चला ही गया, काइंड ऑफ, आया भी नहीं है, अभी 3-4 महीने हुए, कोई एपिसोड भी नहीं आया है। सो ऐसा प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, छोटे बच्चे हैं, टू द एल्डरली पेशेंट्स, 70-80 ईयर्स पेशेंट, ये सब भी आते हैं, विद द हेयर एंड देयर। अपने कुछ लोग रहता है सिर्फ हु अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट ऑस्टियोपैथी इज, तो उनको ये रहता है कि यार कुछ नहीं हो रहा, यू जस्ट चेक कि आगे 10 साल 20 साल में तो कुछ नहीं होगा ना। सो दैट्स अ प्रिवेंटिव केयर। तो जो लोग इस चीज को अभी अवेयर हैं, वो ऐसे भी आते हैं कि कुछ हमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट यू गिव अ सेशन जस्ट टू बूस्ट आवर इम्यून, इंटरनली हमको अच्छा करने के लिए, फॉर द वेलनेस पर्पस आल्सो। नाइस सो दिस इज हाउ इट नाइस, वर्क्स। मतलब अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे लोगों में। यस यस, डेफिनेटली आ रही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी आजकल क्या होता है ना, लोग थोड़ा ज़्यादा ऐसे सोचते हैं कि हम हेल्दी रहें, तो वो बेस ढूंढते हैं आजकल। मेडिसिन पॉप इन करना अननेसेसरली नहीं होता। ट्रू। एक 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 एरा था जहाँ पे ऐसा था कि
पेन हो गया मेडिसिन खा लो, मेडिसिन खा गैस लो। हो गई मेडिसिन खा लो, कुछ भी हो गया मेडिसिन खा लो। बट नाउ पीपल आर अवेयर कि नहीं यार, बिना मेडिसिन के भी हम ठीक हो सकते हैं। हम कुछ हमारे किचन में कुछ चीज़ें रहती है, हर्ब्स रहते हैं, हम वो खा के भी ठीक हो सकते हैं, कुछ करके भी ठीक हो सकते हैं। तो यू नो पीपल आर मोर अवेयर अबाउट देमसेल्फ। अभी वो हेल्थ की तरफ इंडिया जा रहा है, एंड दैट्स अ वेरी वंडरफुल पार्ट। राइट। या लेकिन अभी जो हम लोगों का सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, डेस्क जॉब है, ये मॉडर्न लाइफ चेंजेस हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है? वाओ, ये तो कर ही रहा है, इन मैनी वेज कर रहा है। अभी आप देखो ना, हम सुबह उठते बेड से, फिर हमने चाय पी चेयर पे बैठ गए, फिर हम ऑफिस चले गए, वहाँ पे भी चेयर पे बैठ रहे हैं, फिर हम टीवी देख रहे हैं, वो भी सोफा पे बैठ के देख रहे हैं। यू नो बैठने का काम ज्यादा हो रहा है, बट हमारा जो बॉडी है वो बैठने के लिए नहीं है, वो मूव करने के लिए। अब कोई डोर है, आप उसको सालों साल खोलोगे ही नहीं तो जाम हो जाएगा ना, वो तो नहीं करेगा ना। वैसे हमारी बॉडी है, अगर आप उसको मूव ही नहीं करोगे तो वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो भी अपने चेंजेस यू नो कॉम्पनसेट करेगी, सब कुछ करेगा। तो लेटर डेज में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। वो फिर आपको बैक पेन, नेक पेन इनिशियली यहीं से शुरू होते हैं। किसी को पता ही नहीं होता कि अच्छा यार, मेरे बैठने की वजह से मुझे गैस हो रही है, इस वजह से नहीं हो रही कि मेरे पेट में कोई दिक्कत है, क्योंकि वहाँ मूवमेंट नहीं है, वहाँ सर्कुलेशन नहीं है। तो ऑस्टियोपैथी यहाँ पे वो सर्कुलेशन, वो मूवमेंट, वो जो इनहेरेंट जो कैपेबिलिटी है ना बॉडी की टू हील इटसेल्फ, टू सेल्फ रेगुलेट, वो उस पर वर्क करता है। एंड यू नो द मोर इज टू एजुकेट टू पीपल कि यू नो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना यू नो लिटिल बिट चेंज करोगे, नॉट द ज़्यादा, तो आप यू नो बॉडी बहुत अच्छे से आपको वर्क करेगी। और जब बॉडी साथ देती है ना, तो आपका वर्क परफॉर्मेंस हो, यू नो हाउस होल्ड चोर्स हो, कुछ भी हो, छोटे बच्चे के साथ में यू नो खेलना हो, राइट। तो दैट विल बी फुल एनर्जेटिक रहेगा। अदरवाइज अरे यार, हर चीज़ एक टास्क लगेगी, हाँ। ऐसा है। राइट। क्या इमोशनल स्ट्रेस एक्चुअली फिजिकल पेन बन के बॉडी में शो अप होता है? डेफिनेटली होता है। अभी आपके पीछे कुत्ता भागे, सो व्हाट यू विल डू, कुत्ता पैनिक। भागा, भागो भागो भागो, है ना। फ्लाइट फोड मतलब फाइट फ्लाइट मोड में बॉडी चली जाती है, पैनिक मोड में चली जाती है। तो ऐसे ही बॉडी जब स्ट्रेस आता है, जब कुछ, तो ये भी एक स्ट्रेस ही हुआ ना। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेस। स्नेक आ गया, सांप आ गया अचानक से, क्या होगा, अब फ्रीज हो जाओगे वहां पे। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ आवर बॉडी सिंपैथेटिक चेन, जिसकी वजह से बॉडी हमेशा फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड में रहती है, इन तीनों मोड्स में। और उसकी वजह से क्या होता है, यू नो दिस कंस्ट्रिक्शंस हैपन, है ना। प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं होगी, सांस लेने में तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ है तो यू नो अदर और बॉडी के पार्ट्स में प्रॉब्लम्स आएगी, नींद नहीं आएगी अच्छी। सो दीज आर द इमोशनल स्ट्रेसेस जो है ना, वो हमारे इसमें दिखते हैं। किसी को जैसे यू नो बहुत ही आपने कभी ऐसा सोचा है कि गुस्सा हमारे लिवर को खराब कर सकता है? कभी आपने सोचा है कि कभी बहुत डर में आदमी रहता है, उसको किडनी पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, यू नो। और कई बार ऐसा होता है कि लिवर में इशू है, उस आदमी को अननेसेसरली गुस्सा आता है, एंड दैट पर्सन थिंक्स कि यार इतना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, व्हाई गॉट सो एंग्री, यू नो। सो वो भी एक कनेक्शन है। ऑस्टियोपैथी जो है ना, यू नो द साइकोसोमेटिक पार्ट ऑफ द ऑस्टियोपैथी, वो भी बहुत अच्छा है, यू नो द विद द इमोशन रेगुलेशन, यू नो हार्मोनल बैलेंस बनाना, एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ, जो मैंने अभी बात बोली ना, सिंपैथेटिक चेन है और एक पैरासिम्पैथेटिक चेन है, तो हमें दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। अब पैरासिम्पैथेटिक चेन क्या होता है, जब हमारी बॉडी रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में होती है, सो दैट इज अ पैरासिम्पैथेटिक, मतलब हम आराम से शांत रहते हैं। और दूसरा होता है सिंपैथेटिक, जिसमें हम बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में रहेंगे। अब वो हमारा इंसिडेंट वन टाइम था, चला गया, हम उससे रिकवर कर गए फ्रॉम द ब्रेन वाइज, बट हमारे टिश्यूज ने उस इंसिडेंट को या उस रिएक्शन को होल्ड कर लिया, विच इज़ अ इमोशनल रिस्पॉन्स, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो फिर रह जाता है। और फिर वो तभी शो नहीं करता, वो ईयर्स लेटर कभी कोई ऐसा चीज़ होगा जो फिर से उस चीज़ को ट्रिगर करेगा, एंड देन यू गेट कम टू मी, या फिर यू नो टू एन ऑस्टियोपैथ और टू अ डॉक्टर, कि यार आई डोंट नो, मेरे साथ तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से मुझे ना यहाँ क्यों पेन होने लगा, अचानक से यू नो मुझे यहाँ पे बहुत हैवी क्यों फील होने लगा। कार्डियक चेकअप करा लिया, सब कुछ करा, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट स्टिल आई फील सो हैवी हियर, व्हाई। सो वहाँ पे फिर ऑस्टियोपैथी उनको हेल्प करती है टू रिलेट द थिंग्स कि या मे बी दिस इज द इशू। ओके। या इससे कनेक्टेड क्वेश्चन, आजकल जेंजी का जो चल रहा है,
रिलेशनशिप्स एंड ब्रेकअप जो होता है उससे हम्म, बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। करेक्ट। ये चीजें भी अफेक्ट करती है आगे जाके? बिल्कुल करती है, कैसे? बिल्कुल करती है। अब ये डिप्रेशन आप ऑल टाइम एक कोई, इट इज ऑल्सो अनसिम्पैथेटिक उसमें कि आप ऑल टाइम एक सैड मूड में हो, या फिर ओवर थिंकिंग बहुत होती है, ब्रेन फॉग होता है, व्हाट हैपन टू, मुझे क्या हो गया यार, मेरे साथ क्या हो गया, लाइफ में क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो इम्बैलेंस हो गया, वी आर नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। So definitely the patients with the depression, the patient with the anxiety, with the irritation or with the emotional issues, osteopathy उनको help करती है to come out from that state, to regulate their nervous system and to heal with that situation. तो definitely उसमें वो असर करता है। and the reactions वैसे ही होते हैं कि एक्सटर्नल इनपुट था कि कुछ हो गया हमारे साथ, तो टिश्यूज ने वो चीज़ होल्ड करके रखी ना, कि वो जैसे हार्ट है वो उस इमोशन को कैरी करता है, सैडनेस को स्टमक कैरी करता है, भूख नहीं लगती। हम क्यों ऐसा होता है ना, हम एग्जाम देने जाते हैं तो कैसा होता है, पेट में घबराहट होती है, कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो घबराहट होती है, तो उसका कोई रिलेशन थोड़ा है, लेकिन वो इमोशनल स्ट्रेस ही आता है और वो होल्ड हो जाता है। पीपल आर नॉट चैनलाइजिंग दैट, या फिर उतना उनको नहीं फर्क पड़ता। कुछ लोग होते हैं बहुत शांत से इंटरव्यू दे लेंगे, एग्जाम से पहले बड़े चिल रहते हैं, उनको कोई दिक्कत, बट फ्यू पीपल आर लाइक बहुत पैनिक मोड में चले जाते हैं। सो वो जो बैलेंस है ना, वो उनका जो नर्वस सिस्टम है, दैट हैज गॉन, दैट इज नॉट रेगुलेटेड। तो ऑस्टियोपैथी उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। ओके। यस, इन शॉर्ट कि वो फिर उससे ही इन्फ्लुएंस होता है एंड द पीपल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ओके। एंड तो ये चीजें तो बाद में हो रही है। अब ब्रेकअप्स एंड हार्ट ब्रेक्स जो भी है, ये सारी चीजें इनएविटेबल है, बट ऐसी कोई चीजें हैं जो हम पहले ही, जो हमें पता हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको अप्लाई कर सके खुद पे कि इतना अफेक्ट ना हो, हम खुद को कंट्रोल कर सके? यस, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अभी कोई सिचुएशन आई है, वो हमें पूछ के नहीं आती है ना, अचानक से आती है, बट कहीं ना कहीं हेयर एंड देयर इन द लाइफ वी गो थ्रू फ्यू, जैसे मैंने आपको बोला सांप आ गया, दैट सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन से हम जाते हैं, करते हैं, बट वो ब्रेकअप और जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं, वो एक ट्रिगर पॉइंट होते हैं। तो बॉडी ऑलरेडी उस स्टेट में थी, उस डिसरेगुलेटेड स्टेट में थी, हार्मनी में नहीं थी, सिंक में वर्क नहीं कर रही थी, और वो एक जो ट्रिगर मिला ना, उसकी वजह से वो ज़्यादा अफेक्ट हुआ, ऊपर आई वो चीज़ें, एंड यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे बोला कि कुछ लोग हैं वो सिर्फ जस्ट फॉर जनरल वेलनेस के लिए भी ऑस्टियो, बिकॉज हम इसमें कुछ इन्वेजिव नहीं कर रहे हैं, या हम कुछ इसमें ड्रग नहीं दे रहे हैं, हम सिंपल आपकी जो बॉडी की जो रिदम है उसके साथ में वर्क करते हैं, जो नर्वस सिस्टम है उसको बैलेंस करने में वर्क करते हैं। तो जब नर्वस सिस्टम बैलेंस रहता है ना, तो आपकी कोपिंग पावर भी बढ़ जाती है, एंड यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट कि यस, मुझे इस बात के लिए इतना टाइम देना चाहिए, एंड इस बात के लिए इतना टाइम देना। यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट, यू आर एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन अबाउट इट, ऐसा। सो यस, खुद जेंजी हो या कोई भी हो, जैसे उनको हेल्प करता है, लाइक जैसे सीनियर एल्डरली पीपल होते हैं, दे फील अलोन, कुछ कर रहता है, दे फील लाइक एवरीबडी इज देयर, फैमिली में सब कुछ रहता है, बट दे हैव दैट फेज इन देयर लाइफ कि उनको लोनली फील होता है, फॉर दोज वो लो फील करते हैं, तो उनके लिए भी ऑस्टियोपैथी, टू मेक देयर मूड हाई अप। और कुछ नहीं होता, हम कोई उसमें उनके सामने डांस नहीं कर रहे होते हैं, वी आर जस्ट रेगुलेटिंग देयर नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम प्ले, मतलब जो है बॉडी और माइंड जो है वो हमेशा एक यूनिट की तरह काम करती है। हमने बोला ना, हमारा प्रिंसिपल है कि बॉडी एक यूनिट, एक यूनाइटेड, मतलब यूनिट है, एक कनेक्टेड है। बॉडी माइंड बहुत मतलब कनेक्टेड सिस्टम पर वर्क करती है। अगर यहाँ पे कहीं डिस्ट्रप्शन आता है ना, तब प्रॉब्लम्स अराइज होती है। सो देयर हैज टू ऑलवेज एक क्वेश्चन होता है, क्यों हुआ ना मुझे, पहले नहीं, पहले ऐसे पेन हो गया, अच्छा आज मैं डिप्रेशन में भी हूँ, काइंड ऑफ लोग पहली बात तो डिप्रेशन, अब जाके फिर भी पीपल उसको अक्नॉलेज करते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं या नहीं, अदरवाइज इतना अवेयरनेस उसके लिए भी नहीं था, तो उनको लगता ही नहीं था कि डिप्रेशन भी एक कोई बीमारी भी हो सकती है, या समथिंग ऐसा कुछ हमें प्रॉब्लम भी है क्या। बट नाउ पीपल एक्नॉलेज दैट, and now people work on that.
और उसके लिए ऑस्टियोपैथी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में बहुत बढ़िया हेल्प कर सकता है। ग्रेट ग्रेट। हमारे लिए पोस्चर, स्लीप, स्ट्रेस, हाइड्रेशन और मूवमेंट कितना इम्पोर्टेंट है रिकवरी के लिए? ज़रूरी है ना। अभी आप एक पौधा लगा रहे हो, आपने मिट्टी तो बहुत अच्छी डाली है, लेकिन ना आप उसको पानी दे रहे हो, ना आप उसे धूप दे रहे हो, तो वो पौधा ग्रो थोड़ा ना करेगा, नहीं करेगा ना। तो वैसे ही सिमिलरली हमारी बॉडी है, अगर हम प्रॉपर पोस्चर नहीं हमारी बॉडी का है, या हम एक अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक अफेक्ट करता है। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, हम बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हाउ? प्लांट को हमने प्रॉपर पानी दिया, मिट्टी दिया, धूप दिखाई, प्लांट फ्लरिश करेगा, ग्रो करेगा अच्छे से। सेम वेज हमारी बॉडी है, अगर हम उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे तो वो क्यों नहीं अपने आप को ठीक करेगी ना। वो आपके अगेंस्ट काम नहीं कर रही है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो जब आप इन सब चीज़ों पे वर्क करोगे ना, आपका पोस्चर है, गुड स्लीप है, कई बार होता है यार सोए नहीं अच्छे से, बहुत ही गंदा फील हो रहा है, फिर कई बार बहुत अच्छा नींद आती है एंड देन यू फील वाओ यार आज तो बहुत अच्छा लाइट फील हो रहा है। सो दैट्स द रोल ऑफ स्लीप, पोस्चर। वो एक कॉम्प्लिकेटिव मतलब वो है, साथ में मिलके आपका एक हीलिंग का जर्नी होता है। ओके, एंड हाइड्रेशन कैसे रोल प्ले करता है हमारे रिकवरी में? हाइड्रेशन, सर्कुलेशन इज द सुप्रीम पार्ट। अगर आप हाइड्रेटेड रहोगे, आपके प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा, तो डेफिनेटली जो बाकी के फ्लूइड्स हैं वो सब भी बहुत अच्छे से मतलब फ्लरिश करेंगे। एक रिवर अच्छे से बहेगी, रिवर अच्छे से बहेगी तो क्या आपका ब्लड अच्छे से जाएगा। एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारे बॉडी को, जो एक ड्रेनेज सिस्टम है, इननेट ड्रेन, मतलब भगवान ने कितना अच्छा बनाया ना हमारा बॉडी, वो टॉक्सिन निकालने के लिए भी उसने हमारे लिए एक मतलब सिस्टम दिया है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए भी एक अलग से सिस्टम दिया है। सो वो सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अगर वो कंजेशन होता है ना, तो जैसे आपने सुना होगा वेरिकोज वेन्स हो गया, है ना, और इस टाइप की चीज़ें होती है, फैटी लिवर है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ केस, लाइक सर्कुलेशन के अंदर इश्यूज, कंजेस्टेड रहता है तो वो भी अफेक्ट होता है, ब्रेन फॉग होता है, ऐसा है। सो डेफिनेटली हाइड्रेशन तो है ही। तो अभी आपने वेरिकोज वेन्स के बारे में बोला, ये एग्जैक्टली क्यों होता है? सी इसके रिलेशंस बहुत सारे हैं, है ना, किडनी से रिलेटेड भी थिंग इज द ब्लड, बेसिकली जो मैंने बोला ना, लिम्फेटिक ड्रेनेज का जो सिस्टम है हमारा, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। सो इट्स एक नॉर्मल, एक लैंग्वेज में बोले कि जैसे गंदा खून है, वो मतलब वेन्स में जो जाना चाहिए, जो टॉक्सिन या जो वो वापस से हार्ट के पास जाना चाहिए, वो वहाँ पंपिंग जो एक्शन है वो नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। तो डेफिनेटली वो फिर से सर्कुलेशन इशू है, तो वहाँ पे इसलिए वो चीज़ें होती हैं। और बेसिक क्या करना चाहिए जिसको वेरिकोज वेन्स है, उसका क्योर क्या है? सी वेरिकोज वेन्स जो है पूरी तरह से क्योर तो नहीं है, लेकिन यस उसको हम मैनेज कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइजेस, थ्रू मेडिसिन, एंड यस ऑस्टियोपैथी भी उसमें बहुत अच्छा हेल्प करेगी। एक टिपिकल ऑस्टियोपैथी का सेशन कैसा होता है? मतलब एक फर्स्ट टाइम पेशेंट को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो आप एक सेशन का रूटीन बता दो। अच्छा, सबसे पहले पेशेंट आएगा, सो फॉर टू नो यू बेटर हम लोग एक हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, एंड दैट हिस्ट्री इंक्लूड्स योर करंट प्रॉब्लम्स, योर द मेडिकल हिस्ट्री, द फैमिली हिस्ट्री, प्लस योर any surgery, traumas you had, any stresses you are going through, or you had been any incident through since your birth to the the till day, ऐसा. So that history includes all, so just it's just to know the patient better. फिर उसके बाद हम लोग पेशेंट को असेस करते हैं थ्रू आवर हैंड्स, वी हैव द डायग्नोस्टिक टूल्स, उसके साथ हम लोग असेस करते हैं, एंड देन द ट्रीटमेंट इज प्लान्ड। एंड ट्रीटमेंट जो है वो सबके लिए एक जैसा नहीं होता, बिकॉज हर बॉडी एक नहीं होती है। सो टू द बच्चे का अगर रहेगा उसका ट्रीटमेंट अलग रहता है, एल्डरली पेशेंट का अलग है, वर्किंग ऑफिस वर्कर्स का अलग रहेगा, एक अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके लिए एक डिफरेंट रहता है। सो या दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऑस्टियोपैथी पेनफुल होता है क्या? नहीं,
ऑस्टियोपैथी पेनफुल नहीं होता, और ये बहुत लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि ऑस्टियोपैथी बहुत पेनफुल है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मिथ कि ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग इसमें कोई हाई वेलोसिटी वर्क नहीं करते, बहुत ही जेंटल टेक्निक्स होती है। यस, अगर बॉडी का कोई पार्ट टेंडर है या पेन है ऑलरेडी वहाँ पे, अगर हम वहाँ टच करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील, बट व्हाट आई टेक केयर ऑफ इट कि पेशेंट का कंफर्ट इज द प्रायोरिटी, तो उस कंफर्ट में रह के हम लोग वर्क करते हैं। ओके, तो एक डिफरेंस नोटिस करने के लिए एक पेशेंट को कितने सेशंस लेने पड़ते हैं जनरली मिनिमम? सी इट डिपेंड्स, है ना, टू द कंडीशन, टू द पेशेंट्स हेल्थ, एवरीथिंग। अब कोई क्रोनिक कंडीशन है, बहुत सालों की है, और पेशेंट का वाइटलिटी कैसा है, पेशेंट कितना हेल्थ में कितना अच्छा है, दैट डिपेंड्स नंबर ऑफ सेशंस उसको कितने लगेंगे। कुछ लोग हैं जिनको वन 1 या 2 सेशंस में काफ़ी डिफरेंस फील होता है, फ्यू टेक्स मोर सेशंस टू, सो इट डिपेंड्स। आई कैन नॉट रियली से कि हाँ 5 सेशन, या बट डेफिनेटली एक बार मैं पेशेंट को असेस करती हूँ, सो येस आई कैन गिव लिटिल बिट ऑफ द एस्टिमेटेड कि या इतना आपको सेशंस लग सकता है, बिकॉज आई आई डोंट नो ना हाउ बॉडी विल रिएक्ट। अभी मैंने ट्रीटमेंट किया, अब बॉडी उसको कितनी कैपेसिटी में वर्क करता है, कितना अडेप्ट करता है, वो भी एक चीज़ हो जाती है। कई बार क्या है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद, इसीलिए हमारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ना वो डेली नहीं होते, दे आर गैप इन 1 वीक ऑफ टाइम। ओके, मतलब एवरी वीक एक सेशन? एवरी वीक एक सेशन। द रीजन बिहाइंड इट कि आप जब एक सेशन लेते हो उसके बाद हम बॉडी को छोड़ देते हैं, फाइंड द रूट कॉज, ट्रीट इट एंड लीव द बॉडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने अपना पार्ट कर लिया, नाउ इट्स द बॉडी पार्ट जो खुद से वो सेल्फ रेगुलेट करेगी, वो सेल्फ हीलिंग करेगी। तो उसके लिए हम उसको 1 वीक का टाइम देते हैं। वो जो चेंजेस होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि एक टाइम में आज आप मेरे पास 1 घंटा सेशन के लिए आए, वहाँ पे सारे चेंजेस होते नहीं, थ्रू आउट द वीक जो है बॉडी अपना काम करती ही रहेगी, करती रहेगी। सो माइनर माइनर चेंजेस। अब क्या होता है, जैसे गांठ खोली, नॉट बन गई, उसको जब हम खोलते हैं तो वो एक साथ ऐसा नहीं है ना, वो खोलते ही पूरी प्लेन हो जाती है ना, वो कुछ क्रशेस एंड एवरीथिंग रिमेन्स, दैट्स हाउ बॉडी वर्क्स। वो भी फिर धीरे 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 अनवाइंड होती है, एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट कि वो फुली प्लेन हो गया है, या जैसे हम लोग क्रश्ड टी शर्ट पहन लेते हैं तो वो धीरे धीरे वो भी प्लेन हो प्लेन हो जाती जाते हैं, है। करेक्ट। तो ऑस्टियोपैथी सिर्फ बैक पेन और नेक पेन के लिए नहीं है, वो एक पूरे ओवरऑल वेलबींग के लिए है। जी बिल्कुल। If someone watching this could make just 3 changes today, हम्म, वो क्या चेंजेस होने चाहिए उनके बेटर लाइफस्टाइल के लिए? जितना आप मूव करोगे, जितना मूवमेंट रखोगे, जितना मोबाइल रहेगी ना बॉडी, उतना अच्छा है। अभी ऐसा तो नहीं है ना कार बंद हो जाती है तभी आप सर्विस के लिए लेके जाते हो, ऐसा नहीं है ना। कुछ ना कुछ मतलब आप अब ईयरली अपना चेकअप कराते हो, सब कुछ है। उस हिसाब से आपकी बॉडी को भी चाहिए कि जब आपको छोटे छोटे सिग्नल्स देती है ना, तो आप उसको नोट करो। दैट्स द सेकंड पॉइंट, कि आप उसको नोट करो। आप उतना वेट मत करो कि वो एकदम स्क्रीम ही करने लग जाए, राइट। है ना। सो वो बॉडी जो कम्युनिकेट कर रही है, जो छोटे प्रॉब्लम जिसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, यार ये तो एज रिलेटेड होगा, कोई बात नहीं, कल शायद ज़्यादा देर तक काम कर लिया तो नींद उठ गए तो नींद नहीं आई, इसको हम ऐसे बहुत लाइटली ले लेते हैं। नो, उसको लाइटली नहीं लेने का। मूवमेंट रखो, हाइड्रेशन रखो, प्रॉपर स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रिकवरी फेज, जिसको हम बोलते हैं इट्स आर रिकवरी टाइम, तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड वहीं पे लोग लैक कर जाते हैं, बोलते हैं अरे कोई बात नहीं है, सोना ही तो है, सो जाएंगे। ऐसा नो, अगर आपका एक रूटीन है, आप उस रूटीन को फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी आपको बहुत सालों तक थैंकफुल रहेगी, और बहुत सालों तक आप थैंकफुल रहोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा वर्क कर पाओगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे। इट विल बी गुड फॉर यू टू एंड फ्रो काम है। Right. Sleep is the best medicine. स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन। Right. There's one more question. जैसे जो हमारी आजकल हाउसवाइफ्स हैं, जो लेडीज घर पे ही होती है, और वी कैन से दोज पीपल हु आर नॉट वेरी एजुकेटेड,
जिन लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है उन लोगों की बॉडी डेफिनेटली बहुत से साइंस देती रहती है, बट वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। करेक्ट। तो वो कौन सी चीजें उन लोगों के लिए है जिन लोग इतने अवेयर नहीं है और वो चीजें बाद में बहुत बड़ी होके आती हैं? सी हाउस में जो हमारी होम मेकर्स हैं, लेडीज हैं, वो सबसे ज़्यादा अपना जो वर्कलोड होता है उसको शेयर नहीं करती हैं। राइट। दे थिंक कि जितना हम काम करेंगे वी आर गुड, दैट्स द थिंग, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेस। फिर हमारी ब्रीदिंग, हम ब्रीदिंग को बहुत लाइटली लेते हैं कि सांस तो चल ही रही है ना, ले रहे हैं, बट प्रॉपर ब्रीदिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ब्रीदिंग को बहुत इग्नोर कर देते हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं वो प्रॉपर एक चैनल से चल रहा है कि नहीं। सेकेंड इज जो भी छोटे मोटे पेन होते हैं फॉर देम, दे आर वेरी कि ये तो कोई नहीं, ये तो आज ज़्यादा काम कर लिया था तो हो गया, रेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। सी, रेस्ट इज गुड, बट अगर वो चीज़ रेस्ट के बाद भी नहीं जा रही है, ये तो आपको खुद के ना इग्नोर नहीं करना चाहिए खुद की अपनी चीज़ों को। वो बाद में जाके क्रोनिक स्टेज में बढ़ता ही है। सिंपल सा छोटा मतलब शोल्डर पेन स्टार्ट हुआ, हैंड स्ट्रेच आउट हो गया था, शोल्डर पेन हुआ, तो हमने हॉट पैक लगा लिया, थोड़ा बहुत मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कर ली, यू फील गुड, बट उसके बाद वापस आ गया, अरे आज ज़्यादा बर्तन हो गए थे, धो लिए तो वापस हो गया, नहीं, अरे आज थोड़ा शायद गलत सो गए थे तो इसलिए हो गया। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो हमारी बॉडी हमें बताती है, बट हम इसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैंने क्या थी, तो एज का फैक्टर है, घुटनों में दर्द हो रहा है, एज की वजह से हो रहा होगा। सो ये चीजें हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको आप टैक्टफुली, मतलब आप अवेयर रह के इन चीज़ों को देखो। आपके पास अभी इतने सारे हेल्थ केयर में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, इतना सारा इंफॉर्मेशन है, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करो, राइट चॉइस ऑफ डॉक्टर का उसमें रखो, एंड टेक हेल्प एज सुन एज यू कैन, डोंट वेट फॉर इट। अगर वो क्रोनिक स्टेज में जाता है तो क्या होता है, डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा, बट देर इज नो गारंटी ऑलवेज, बट आप जितना जल्दी आओगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रोजन शोल्डर का केस है, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर होता है, अभी फ्रोजन शोल्डर को ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि जिनको डायबिटीज है उसकी वजह से होता है, बट नो, फ्रोजन शोल्डर एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर एक मेनोपॉज लेडी है उसको भी स्टार्टिंग हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर आपका अगर शोल्डर के आसपास की जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या वो रिस्ट्रिक्टेड है, उससे हो जाता है। वहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है उसकी वजह से। देयर आर मेनी रीजंस, नॉट ओनली कि एक डायबिटीज है इसीलिए। कई बार होता है फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आते हैं बट दे आर नॉट डायबिटिक, उनको नहीं है शुगर, तो दैट्स द थिंग। तो वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको वही शो करना चाहिए। अब वही फ्रोजन शोल्डर आपने शुरू में तो ऐसे छोड़ दिया कि नहीं यार ठीक हो जाएगा ऐसा है, लेकिन वो जब अपने एकदम द क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, then it is very difficult for them to lift their hand to the 10 degrees also. Okay. So this is the result कि क्रोनिक स्टेज, फिर उसको ठीक करने में फिर पेन भी होता है और टाइम भी लगता है, एंड डेली लाइफ तो हैम्पर होती ही होती है उससे। ऐसा है। Lastly, what do you think, what is the future of osteopathy in India? ऑस्टियोपैथी का इंडिया में फ्यूचर बहुत अच्छा है बहुत प्रॉमिसिंग है। व्हाई आई से दिस इज कि आजकल अभी क्या है, लोग अवेयर हैं, पीपल आर नाउ आस्किंग दैट क्वेश्चन कि मुझे पेन है, लेकिन मुझे यहाँ पेन क्यों है, या इन द एक फर्स्ट उसमें ही यहाँ पे प्रॉब्लम हुई क्यों स्टार्ट, वो क्वेश्चन मार्क आजकल लोग करने लगे हैं, एंड हेल्थ की तरफ ज़्यादा जागरूक रहते हैं। सो दे आर डूइंग देयर नॉर्मल रूटीन्स में फिजिकली एक्टिव भी रहते हैं, और बट या उस चीज़ में ऑस्टियोपैथी उनको और ज़्यादा अच्छे से थोड़ा और बूस्टअप कर सकती है, उस हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प कर सकती है, तो ऑस्टियोपैथी का फ्यूचर अच्छा है। Great, great. So this conversation reminded us that pain isn't always the problem. It's often the body's way of asking us to pay attention. Yeah. Thank you so much, Renu, Thank for you. sharing your story with us, your knowledge with us. Thank you. Thank you so much. And yes, move. That's the part. Thank you. Thank you.